हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल द जीनियस फाउंडेशन। मैं संजय यादव आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम जो पढ़ रहे थे, ये जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें हम प्योर रोटेशनल रमन की को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आपका टॉपिक है, यहाँ से पहले भी आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में CSIR नेट गेट, आपके IIT JAM, आपकी ये जो केमिस्ट्री है उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये काफ़ी वेटेज रखता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो सबसे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि उसका जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो एनर्जी एक्सप्रेशन EJ इज इक्वल टू BJ इंटू J+1 होता है, जहाँ पर B क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट होता है, रोटेशनल कांस्टेंट, और आपका J जो होता है वो क्या होता है, वो होता है रोटेशनल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो आप ये भी पढ़े होंगे जब रोटेशनल आप जब इन हार्मोनिक रोटर या फिर क्या बोल सकते हैं कि नॉन रिजिड रोटर की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर एक D टर्म आता है, डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, जो आपका फार्मूला क्या होता है BJ इंटू J+1 माइनस DJ स्क्वायर इंटू J+1 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर हम उस डिस्टॉर्शन कांस्टेंट D को अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा एनर्जी एक्सप्रेशन क्या आता है, EJ इंटू BJ इंटू J+1, जो कि प्योर रोटेशन या फिर प्योर रिजिड रोटर के लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? तो ये हुई बात एनर्जी एक्सप्रेशंस ऑफ डिफरेंट रोटेशनल लेवल। अब सिलेक्शन रूल की बात करते हैं। तो हम सिलेक्शन रूल क्या पढ़ते हैं जनरली, अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सिलेक्शन रूल बात करते हैं तो याद होगा आपको कि वो क्या होता है, डेल J इज इक्वल टू +-1, डेल J इज इक्वल टू +-1। तो ना तो वहाँ पर आपको डेल J इज इक्वल टू 0 दिखा था, ना ही आपको डेल J इज इक्वल टू +-2 दिखा था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करते हैं तो। लेकिन हम वाइब्रेशन में हमको पता है कि डेल J इज इक्वल टू 0 था, वो किसके लिए था, आपके Q ब्रांच के लिए। लेकिन जब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाती है तो यहाँ पर सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल J इज इक्वल टू 0 +-2। तो डेल J इज इक्वल टू 0 +-2 सिलेक्शन रूल एप्लीकेबल होता है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर हम बात करें किसके लिए 0 होगा डेल J और किसके लिए +-2 होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो आपका 0 होता है वो होता है रेले स्कैटरिंग के लिए। क्या होता है, किसके लिए, रेले स्कैटरिंग जो होता है आपका, रेले स्कैटरिंग, उसके लिए आपका डेल J इज इक्वल टू 0 होता है। और डेल J इज इक्वल टू अगर 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर डेल J इज इक्वल टू -2 और डेल J इज इक्वल टू +2, ये किसके लिए होता है, तो डेल J इज इक्वल टू -2 ये होता है इस टाइप के ट्रांजिशंस के लिए जो स्टोक्स लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और डेल J इज इक्वल टू +2 आपका जो सिलेक्शन रूल है वो आपका एप्लीकेबल होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी स्टोक्स लाइन के लिए। और यहाँ बीच में आपका जो है ये आपका एक ट्रांजिशन होगा, ठीक है। यहाँ पर अब ट्रांजिशन को नहीं दिखाऊंगा मैं इसको, ठीक है। यहाँ पर जब
डेल जे इज इक्वल टू 0 होगा तो उसके लिए आपका क्या आता है भाई, उसके लिए आपका रेले लाइन मिलता है। क्लियर है? तो ये बात हुई आपके सिलेक्शन रूल की, एनर्जी एक्सप्रेशन की। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिलेक्शन रूल, ये जो आपका डेल जे इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 2 था, तो अभी हम बात करते हैं प्रीवियस स्लाइड में कि डेल जे इज इक्वल टू 0 होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका रेले लाइन के लिए। ठीक है, जब सेम जे लेवल में ट्रांजिशन होता है तो उसको बोलते हैं रेले लाइन, या फिर इसके लिए म्यू 0 इज इक्वल टू म्यू एस होता है। दोनों ही स्कैटर्ड रेडिएशन और आपका इंसिडेंट रेडिएशन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। लेकिन अगर हमारा डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है तो ये प्लस माइनस 2 के लिए आपका जो लाइन मिलता है उसको बोलते हैं रमन लाइन। और रमन लाइन में इसमें जो है आपको अभी बताया कि -2 जो है वो स्टोक्स लाइन के लिए होता है, वो स्टोक्स लाइन के लिए। और यहाँ पर जो +2 होता है हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं, ये किसके लिए होता है, ये होता है एंटी स्टोक्स के लिए। क्लियर है भाई? तो ये बात हुई सिलेक्शन रूल की, क्योंकि इस सिलेक्शन रूल के लिए कौन सा लाइन आपको अपीयर होगा रमन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। चलिए अब बात करते हैं रमन शिफ्ट की। तो ध्यान दीजिए, पिछले लेक्चर में मैं आपको डिस्कस कर चुका था कि रमन शिफ्ट क्या होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है एग्जिस्टिंग लाइन या फिर रिले लाइन से, उसी को ही क्या बोलते हैं, रमन शिफ्ट। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आप यहाँ पर देखें रोटेशनल रमन की अगर बात करते हैं तो ये ई जे से J+2 दैट मीन्स डेल जे इज इक्वल टू +-2 का जो ट्रांजिशन होता है तभी तो हमको क्या मिलता है, रमन लाइन मिलता है। और इनके एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा डेल वी इज इक्वल टू EJ+2 - EJ, यही आपका रमन शिफ्ट का वैल्यू होता है, यही आपकी ट्रांजिशन एनर्जी होती है। तो डिफरेंट टर्म में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रमन शिफ्ट क्या होता है, ट्रांजिशन एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए रहेगी वो बराबर होती है रमन शिफ्ट की। अगर इनमें हम J का वैल्यू J+2 और ई जे में J का वैल्यू J रखने पर जो आपका वैल्यू फार्मूला या डेल वी का फार्मूला निकल के आता है वो होता है B × 4J+6। ध्यान रखेंगे भाई, यही बात करता हूँ। अगर हम रोटेशनल में बात करते थे तो रोटेशनल में फार्मूला ट्रांजिशन एनर्जी की क्या होती थी, BJ × J+1, और J+1 क्या था आपका अपर लेवल का जो वैल्यू था वो था। तो अगर आप पूरा लेक्चर आप मेरा अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर जब हम रमन की बात करते हैं तो रमन में डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है, जो ट्रांजिशन एनर्जी है ये आपकी क्या है, ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन एनर्जी जो है वो आपकी किसके बराबर होती है, B × 4J+6। अगर इसको कई बार इस फॉर्म में भी लिखा जाता है 2B × 2J+3, इसमें कॉमन ले लिया है 2 को तो यह फार्मूला ये निकल के आ जाता है। इसमें ज़्यादा कोई घबराने की चीज़ नहीं है। देखिए अगर डेल वी का वैल्यू B × 4J+6 है तो मेरा पोजीशन क्या होगा, मेरा लाइन जो रमन लाइन मिलता है उसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ रोटेशनल रमन लाइन। तो ये VS जो होता है वो पोजीशन को बताता है क्या, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो VS का फार्मूला मैं क्या बताया था आपको कि डेल V0 जो एग्जिस्टिंग लाइन होती है + डेल V। तो डेल V का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर देंगे तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, VS इज इक्वल टू V0 ± B × 4J+6। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें ये प्लस माइनस में तो ये निगेटिव वैल्यू जो है, ये निगेटिव वैल्यू जो है आपका, ये निगेटिव वैल्यू आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टोक्स लाइन के लिए। आप यहाँ पर फार्मूले में निगेटिव रख दीजिए, दैट इज़ V0 - B × 4J+6 करने से आपको स्टोक्स लाइन का पोजीशन मिल जाएगा। और निगेटिव के जगह में इधर पॉजिटिव रखने पर
आपका वैल्यू जो है पोजीशन ऑफ एंटी स्टोक्स का आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है आपके किसके लिए, एंटी स्टोक्स के लिए, और माइनस है वो है आपका स्टोक्स लाइन के लिए। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में है, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैं आपका जो रमन स्पेक्ट्रम है, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, उसको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब किया हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो आपका सेंटर लाइन है जिसके लिए Vs इज इक्वल टू V0 होता है, जिसको हम एग्जिस्टिंग लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, उसका पोजीशन क्या होता है, V0 होता है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ये आपका एग्जिस्टिंग लाइन भी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैं पोजीशन ऑफ स्टोक्स लाइन दिखाया हूँ, और आपका राइट साइड में पोजीशन ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि एनर्जी का जो आपका सीक्वेंस है वो बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जो है सेंटीमीटर इनवर्स में वेव नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लेफ्ट टू राइट यहाँ पर मेंशन किया है। तो एंटी स्टोक्स लाइन इसमें कहाँ आते हैं, राइट साइड आते हैं, और स्टोक्स लाइन कहाँ आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या मैं ये जो आपका पहला J1 के लिए जो आपका, सॉरी यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये थोड़ा सा गलत है, ये जो है आपका J इज इक्वल टू 0 होगा, J इज इक्वल टू 1 होगा, J इज इक्वल टू 2 होगा, और ये J इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 4। आप सुधार लेंगे, ये कहाँ से चालू होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 2 से 1, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, ये डिफरेंट टाइप के J के वैल्यू के लिए आपका जो है पोजीशन आएगा Vs, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं सबसे पहला J इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो देखिए इसको सॉल्व करूँगा तो V0 माइनस B 4J, J का 0 वैल्यू तो 0 प्लस 6, तो ये 6 भी आएगा क्या। तो देखिए एग्जिस्टिंग लाइन से या जो रिले लाइन है उससे आपके फर्स्ट लाइन की दूरी कितनी है, 6B। अब J इज इक्वल टू आप 1 रख दीजिए, और J इज इक्वल टू जब आप 1 रखेंगे तो वहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, B J इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10B। तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ये रिले लाइन से ये आपका जो सेकेंड स्टोक्स लाइन की दूरी जो है वो कितनी है, वो है 10B। वैसे ही सेम एंटी स्टोक्स के लिए भी है, पहला एंटी स्टोक्स और रिले लाइन के बीच की दूरी जो है 6B है। अंतर क्या है कि V0 से 6B ज़्यादा होगा इनका पोजीशन, देख लीजिए, प्लस करूँगा, जोड़ दिया हूँ, और माइनस करूँगा तो स्टोक्स लाइन, क्योंकि ये जो है V0 से माइनस 6B आपका फर्स्ट लाइन रहता है, सेकेंड लाइन माइनस 10B होता है, तो आप माइनस कर देंगे स्टोक्स लाइन के लिए और प्लस कर देंगे एंटी स्टोक्स लाइन के लिए। तो ये J इज इक्वल टू 0 के लिए मेरे को फर्स्ट स्टोक्स लाइन, सेकंड स्टोक्स लाइन, J इज इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए थर्ड स्टोक्स लाइन। वैसे ही आपका एंटी स्टोक्स लाइन भी होता है, फर्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन, सेकंड एंटी स्टोक्स लाइन। तो यहाँ पर मैं आपको समराइज कर सकता हूँ क्या कि अगर मैं ध्यान दूँ, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको अच्छे से यहाँ पर समझाना है बोल के। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि एग्जिस्टिंग लाइन या रिले लाइन से आपका पहला स्टोक्स लाइन या सेकेंड स्टोक्स लाइन कितने बीच का आपका गैप होता है, इनके बीच 6B का गैप होता है। क्लियर है, ठीक है, इसको आप नोट करते जाएंगे आप अपने नोटबुक में। वैसे ही अगर मैं बात करूं रिले लाइन से सेकंड स्टोक्स लाइन या सेकंड एंटी स्टोक्स लाइन की दूरी कितनी है, तो ये है आपका यहाँ से यहाँ तक 10, ये है आपका 10B। तो 10B जो है सेकंड के लिए, तो आप जोड़ते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट लाइन का, तो ये 14B पर कौन है, थर्ड। अब यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट क्या बनता है कि
सभी जो स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन होते हैं एक दूसरे में सक्सेसिव, जो आपका स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन होता है उनके बीच का गैप सेम होता है और उसका वैल्यू क्या होता है 4b। वैसे ही एंटी स्टोक्स लाइन भी, उनके भी दो एंटी स्टोक्स लाइन के बीच का गैप क्या होता है 4b। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंटी स्टोक्स लाइन और स्टोक्स लाइन में दो सक्सेसिव जो आपका लाइन होता है उनके बीच का गैप कितना होता है 4b। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि पहला स्टोक्स लाइन और पहला एंटी स्टोक्स लाइन और रेले लाइन के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है 6b। यहीं से आपका मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर ट्रांजिशन एनर्जी या फिर जो रमन शिफ्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं सीधा आपको mth लाइन की पोजीशंस या जो आपके रमन शिफ्ट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है उसके पोजीशन को कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताऊंगा। देखिए आप रमन शिफ्ट बराबर पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है B4J + 6। अब ये जो B4J + 6 है ये आपका बराबर होगा B × 4m + 2 के। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा ट्रिक है जहाँ से m इज बराबर क्या है, m इज नंबर ऑफ लाइन। सीधा आपको अगर कोई पूछता है कि mth नंबर का जो स्टोक्स लाइन या mth नंबर का जो एंटी स्टोक्स लाइन है, जैसे 5वें 6वें 7वें नंबर का जो लाइन है उनके लिए जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है या जो रमन शिफ्ट है उसका वैल्यू बताइए कि रेले लाइन से कितनी दूरी पर वो आपके प्रेजेंट्स हैं। तो उसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला है आपका B × 4m + 2। यहाँ पर आपको J का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, सीधा लाइन दिया रहेगा कि 5th स्टोक्स लाइन है, 5th स्टोक्स लाइन है या फिर 5th एंटी स्टोक्स लाइन है, उसका पोजीशन बताओ। तो आप 5th लाइन पूछ रहे नंबर, तो m इज इक्वल टू आप 5 रख करके 5 × 20 + 2 22b पर आप बता सकते हैं कि डेल वी का वैल्यू 20b पर है। इतनी रमन शिफ्ट वहाँ पर है वैल्यू। क्लियर है भाई? तो देखिए यहाँ पर हम टेबल के माध्यम से आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये जो है आपका, देखिए यहाँ पर ये मैं एक टेबल बनाया हूँ, इसमें नंबर ऑफ रमन लाइन जो है, जैसे कि अगर मैं 1 रखता हूँ कि मेरा फर्स्ट लाइन जो है रमन का वो कहाँ पर आएगा, तो उनके जो सक्सेसिव लाइन की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ रमन लाइन फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाइन V0, तो V0 से कितनी दूरी पर आपका प्रेजेंस है वो रमन लाइन, उसको हम m इज इक्वल टू पहला, अगर पहला रमन लाइन की बात करूँ कि कितनी दूरी पर प्रेजेंस है तो आप m इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। और m इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो उसका गैप जो है क्या हो जाएगा 6b। तो देखिए यहाँ पर ये डेल जे जो लिखा है, थोड़ा सा आप टर्म को थोड़ा सा वो करेंगे। यहाँ पर हम जनरली इसको डेल वी के टर्म में हम यहाँ पर डिस्कस करते आ रहे हैं। तो डेल वी इज इक्वल टू क्या होगा B × 4J + 6। तो J का वैल्यू जब आप 0 रखेंगे, जिसमें पहले ही आपको रमन स्पेक्ट्रम में दिखाया कि J इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपका इस फार्मूले में 0 रखेंगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा 6b पर। J इज इक्वल टू 1 रखोगे तो पोजीशन आपका 10b पर, एंड 2 रखेंगे तो जो पोजीशन है आपका 14b पर आएगा। क्लियर है? लेकिन ये तो बात हुई जब हमको J का वैल्यू गिवन रहेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी कि जब सीधा हमको ये पूछ दे J का वैल्यू नहीं दिया है और वो 5वां रमन लाइन, 4था रमन लाइन, 10वां रमन लाइन, 50 रमन लाइन आपका कहाँ पर मिलेगा। तो आपके लिए फार्मूला है कि m का वैल्यू आप 15 रखेंगे या m का वैल्यू जब 50 रखेंगे, m का वैल्यू जब आप 10 रखेंगे तो सीधे उस 10th लाइन का पोजीशन को, जो आपका डेल वी है, उस सेपरेशन को, उस जो आपका रेले लाइन से जो दूरी है उस रमन लाइन की, उसको वो बता देगा। तो 1 रखेंगे तो आपको 1 कहाँ पर मिलेगा 6b। तो देखिए पहला लाइन हमको पता है कि रेले लाइन से जो डिफरेंस है वो कितना होता है 6b, दूसरे का कितना होता है 10b। तो इस फार्मूले में देखो मैं 2 रखा तो मेरे को उसका जो है डेल वी मिल गया 10b। थर्ड रखूंगा n इज इक्वल टू 3 तो थर्ड लाइन जो है 14b। वैसे ही सेम आपका इस एंटी स्टोक्स लाइन के लिए भी पहला 6b का गैप, दूसरा जो है 10b का गैप, तीसरा जो 14b का गैप। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर देते हैं कि अगर हम m का mth लाइन अगर पूछता है पोजीशन हमको mth लाइन का, तो ये फार्मूला हो जाएगा B × 4m + 2, जहाँ पर m हमारा नंबर ऑफ लाइन होगा जो हमसे वो पूछ रहा होगा। और यहाँ पर हम आसानी से उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। देखिए अगर हमको वो
फिफ्थ लाइन की डिस्टेंस पूछता है तो फिफ्थ अगर मैं रखता हूँ यहाँ m इज इक्वल टू 5 चौक 20 प्लस 2 b, तो देखिए ये जो आपका v0 है, एक्चुअली हम इसको रिले लाइन को किससे दिखाते हैं, v0 से, जिसकी इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी होती है उसके बराबर इस रिले लाइन की फ्रिक्वेंसी होती है। इंटेंसिटी नहीं, फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है, या वेव नंबर की बात करते हैं, या एनर्जी की बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ से जो रिले लाइन की पोजीशन है और फिफ्थ लाइन की जो पोजीशन है, क्या आपको इसका जो डेल वी का गैप है, क्या इसका जो डेल वी का गैप है 22b दिख रहा है? बिल्कुल, ये जो है 22b के बराबर है, और जिसको मैं m इज इक्वल टू आपका जब 5 रखूँगा तो इस फार्मूले से मेरा जस्टिफाई हो रहा है। तो ये बात हुई कि अगर हमारा m दिया है, दैट इज नंबर ऑफ लाइन दिया है, तो भी हम डेल वी का वैल्यू पता लगा पाएँ, और अगर हमको क्या दिया है, j दिया है, रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, तो भी हम डेल वी का वैल्यू पता लगा पाएँ। क्योंकि अगर हम डेल वी पता लगाएंगे तभी हम उस v जो आपका रमन लाइन है, स्टोक्स या एंटी स्टोक्स लाइन, जिसे हम vs पोजीशन ऑफ रमन लाइन दिखाते हैं, वो उसमें हम डेल वी का वैल्यू रख के उसका एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। फार्मूला क्या होता है आपका, vs इज इक्वल टू v0 प्लस माइनस डेल v प्लस माइनस डेल v। तो ध्यान दीजिए, ये फार्मूला में डेल वी है, तो डेल वी का पोजीशन भी हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको डेल वी कैलकुलेट करने नहीं आएगा तो हम इस क्वेश्चन को, या जब हमको पोजीशन पूछेगा स्टोक्स या एंटी स्टोक्स लाइन का, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सीधे तरीके से आप सीधा डेल वी का वैल्यू पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। चलिए, तो बात करते हैं एक क्वेश्चंस की। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो क्वेश्चन है आपका नोट, जो आपका जून जो है नेट एग्ज़ाम जून 2011 का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा है द रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ 14N2, जिसका मतलब एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, जिसमें आपका नाइट्रोजन का जो मास है वो 14 आइसोटोप वाला है, इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। द वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन रमन स्पेक्ट्रोमीटर इज 20487 सेंटीमीटर इनवर्स। देन व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्कैटर्ड स्टोक्स लाइन इन सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ N214, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ये समझ आना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, क्या गिवन है, उसको पहले ये देखना है। तो हमको रोटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है क्या, तो रोटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, तो रोटेशनल कांस्टेंट होता है आपका b का वैल्यू दिया हुआ है। तो b का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर इनवर्स, और वेव नंबर पूछा है, दैट इज म्यू बार पूछा है। क्या पूछा है, म्यू बार, और म्यू बार ही वेव नंबर का ही तो यूनिट किस में होता है, सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। अब इंसिडेंस, अच्छा हाँ, इसमें ये जो है वेव नंबर दिया हुआ है किसका, और वेव नंबर ही पूछा है, लेकिन किसका वेव नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, इंसिडेंट रेडिएशन इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज 20487। मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर क्या गिवन है। तो इंसिडेंट रेडिएशन का वेव नंबर दिया है, दैट इज आपको ये क्या दिया है, ये दिया है आपको म्यू नॉट। समझ आया क्या भाई। तो आपको गिवन डेटा निकालने यहाँ से सबसे पहले आना चाहिए। अब उसके बाद आपको पूछा क्या है, ये फर्स्ट स्कैटर्ड स्टोक्स लाइन। तो आपको ये जो है पहला स्टोक्स लाइन का VS पूछा है। क्या पूछा है, पहला स्टोक्स लाइन का VS, और VS का फार्मूला क्या होता है स्टोक्स लाइन के लिए, V नॉट माइनस डेल V। तो इसके लिए हमको क्या, सबसे पहले क्या जानना है आपको, डेल V, ठीक है। तो अगर इसमें आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपको ये फार्मूला अप्रोच कर पा रहे हैं तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मेरे ख्याल से अगर इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से समझ पाए हैं तो यहाँ से आप आसानी से इसको अप्रोच कर पा रहे होंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पर V नॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेल V निकालना है। हमको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टोक्स लाइन है और जो एग्जिस्टिंग लाइन है जो V नॉट दिया है उसका जो है उनके बीच की दूरी क्या है, मतलब डेल V। तो आपका
जे इज इक्वल टू 0, आप ये बोलो फर्स्ट लाइन, तो मैं फार्मूला आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट, कि आपका जो है ये b इंटू 4m प्लस 6b, और यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन बोल रहा है तो ये वाला फार्मूला आपका डेल भी निकल जाएगा क्या, लेकिन j इज इक्वल टू 0 के लिए आपका ये वैल्यू मिलता है। तो इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं जाना है, आप सिंपल सा क्या कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टोक्स लाइन और यहाँ पर, अच्छा इसको देख ध्यान देना, इसको ये 4j प्लस 6 होता है ना, j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और m के टर्म में आपका फार्मूला कुछ डिफरेंट टाइप का फार्मूला है, ठीक है। तो m के अकॉर्डिंग आप रखेंगे तो भी वही आपका वैल्यू आएगा, और j के अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखेंगे तो भी वही आएगा। अंतर क्या है, आपको j का वैल्यू पता होना चाहिए, पहला स्टोक्स लाइन j इक्वल टू 0 के लिए मिलता है। मैं इतना अगर एज ए स्टूडेंट मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं इसको सीधा डायग्राम पे जाऊँगा, और अगर सॉल्यूशन आपको दिखाऊँ तो देखो मेरे को पता है कि डायग्राम ये होता है, उसका जो है आपका रोटेशनल रमन, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के लिए ये आपका जो है स्पेक्ट्रम मिलता है। इसमें आपको पता है कि जो रेले स्कैटरिंग है और आपका जो रेले लाइन और फर्स्ट स्टोक्स लाइन के बीच की जो गैप है वो कितनी होती है, 6b। तो डेल वी का वैल्यू मेरे को पता चल गया कि ये 6b होता है, क्या होता है 6b। तो आपको पूछा क्या है, ये यहाँ इसका पोजीशन तो पूछा है क्या, फर्स्ट स्टोक्स लाइन का पोजीशन, तो vs फर्स्ट स्टोक्स लाइन vs1 पूछा है इज इक्वल टू v0 माइनस डेल वी फर्स्ट, और मेरे को पता है कि डेल वी फर्स्ट क्या होता है, इनके बीच फर्स्ट स्टोक्स लाइन और आपका जो रेले लाइन है उनके बीच 6b का गैप होता है। और मेरे क्वेश्चन में गिवन क्या है, b का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 2 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको सॉल्व करूँगा तो ये जो आपका v0 गिवन है, चूँकि यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन की वेव नंबर दिया हुआ है v0 सेंटीमीटर इनवर्स में 20487 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से मैं v0 का वैल्यू रख दूंगा और उसको घटा दूंगा, 6 इंटू 2 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इनवर्स, तो मेरा आंसर आ जाएगा vs इज इक्वल टू 20475। क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये होती है आपकी क्वेश्चन अप्रोच करने के तरीके। आप डायग्राम याद रखिए, आपको आसानी से गैप दिखेंगे, उनका वैल्यू पोजीशन पता होगा और आपको b का वैल्यू पहचानना है, फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मेरा आंसर क्या होगा 20475, b आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो ये 20487 है, ठीक है। और 20 इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में जो रेले लाइन की जो पोजीशन है 20487 है, आपको पूछा क्या है स्टोक्स लाइन। तो पहले तो आपको यही पर आपको ध्यान देना है कि इसका जो पोजीशन होता है वो आपका रेले लाइन से लेफ्ट साइड होता है, मतलब उससे पहले होता है। तो ये वैल्यू जो है रेले लाइन आपका आंसर जो है 20487 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है क्या भाई। तो देखिए ये 20487 है और ये 20499, तो उससे बड़ा है क्या, तो ये तो एंटी स्टोक्स लाइन का पोजीशन होगा। तो ये आपका ऑप्शन बढ़िया अच्छे से तैयार किया गया था कि आप इसको माइनस ना करके प्लस करें, और प्लस करोगे तो आपका वैल्यू जो है उससे ज़्यादा आएगा। तो ये आपको समझना है कि ये आंसर और ये वाला 495 वाला आंसर तो आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो रिले लाइन के बाद की वैल्यू है और ये तो एंटी स्टोक्स का पोजीशन होता है। तो स्टोक्स पूछा है तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। तो आपका आंसर या तो 20479 होता या 20475 होता। तो ये पूछ रहा था कि आप 4b से घटाते हैं कि 6b से घटाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होता है, आपको सिर्फ ये थोड़ा सा ट्रिकी वे में इसको पूछ लेता है और हम इसको गलत कर देते हैं। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखना है ताकि आपके ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल मिसकॉन्सेप्चुअल ढंग से या गलत आप ना करें, नेगेटिव मार्किंग आप ना करें। क्लियर है। तो ये बात हुई इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आई होप कि आपको वीडियो जो है समझ आया होगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं प्योर रोटेशनल रमन के लिए वो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में आई होंगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।
अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरीके से अगर आपको डाउट है इस लेक्चर में तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।